बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का आज। और आज एक वैसे हमारा एक विजय दिवस है, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर बहुत ऐतिहासिक दिन है। बहुत बधाई आप सब लोगों को पहले। बहुत ये तो आज का दिन कोई भारतीय कभी नहीं भूलता। क्या हुआ 16 दिसंबर को? 16 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान की जंग और बांग्लादेश का जन्म ये हुआ था। आज भारत की वजह से बांग्लादेश विजय दिवस मनाता है, जो भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान की गाथा है। पाकिस्तान की सेना के हजारों सैनिकों के सरेंडर को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में गिना जाता है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटा और उसी दिन से पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में शपथ दिलाई जाती है जब भी कोई भर्ती होता है कि 1971 का बदला लेना है। ये उनके उसमें है, प्रोसीजर में वो शपथ दिलाते हैं कि हिंदुस्तान के हमें टुकड़े करने हैं और हिंदुस्तान से 71 की जीत हार का हमको बदला लेना है। लेकिन हमारे लिए ज्यादा दुख की बात ये होनी चाहिए कि वो बांग्लादेश जो आज के दिन बना उसे क्या हो गया है, वो आज हमसे कैसे संबंध जो है वो रख रहा है, वो उसी पाकिस्तान के करीब कैसे जाता जा रहा है जिसने उनके बाप दादाओं परदादाओं के ऊपर इतना जुल्म किया, इतने लोगों को मार डाला, लाखों लोगों को खत्म कर दिया, लाखों महिलाओं का बलात्कार कर दिया। और उसमें खासकर वहां की हिंदू आबादी उनके निशाने पर थी उस वक्त पाकिस्तानी फौज के। और उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सरेंडर हो रहा था उस वक्त को जो लोग पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत, मैंने उस वक्त की अखबारों की हेडलाइन देखी है, तो उस पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो हुआ करता था याहिया खान। डिक्टेटर था वो भी, केवल आर्मी चीफ नहीं था, वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। तो उसने वो इंटरव्यू दे रहा था इससे एक दिन पहले तक कि भारत की बहुत खराब हालत है और हम जीत रहे हैं। और ये जो आदमी सरेंडर कर रहा है, ये आदमी जो है कहता था कि कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान जंग जीतेगा। और इसके बाद हमला पाकिस्तान ने हम पे किया था उस युद्ध में, ये भी याद रखना चाहिए। भारत ने उस युद्ध की शुरुआत नहीं की थी। इन्होंने हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर एयरफोर्स भेजकर हमारे बेसिस पर इन्होंने हमले करवाए थे। और ये जो नियाजी साहब है ना, जैसे अभी जब ऑपरेशन जब वो हमने एयर स्ट्राइक बालाकोट पे की तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक सांसद ने खड़े होकर कहा कि मैंने ये जनरल बाजवा को देखा था, इनकी टांगें कांप रही थी कि वो मिसाइल मार देंगे भारत वाले, हम पे हमला कर देंगे, टांगें कांप रही थी। ये आदमी भी कांप रहा था। इसका सरेंडर कराने के लिए सर आपको कहानी याद होगी कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने इनके वो गवर्नर हाउस जहाँ रहता था वहां पर ऊपर से बम गिराया और हमारी सेना जबकि दूर थी उस वक्त, हम ढाका में पूरी तरह एंटर नहीं हुए थे, लेकिन इसको खड़काने के लिए, डराने के लिए जहां ये बैठता था वहीं पर एक बम गिराया और उससे ये इतना हिल गया कि इसने तुरंत कहा कि अब सरेंडर कर दीजिए। बड़ा, और ये मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की फौज के लिए इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन अभी नहीं हुआ। हो सकता है कोई और हो जाए, इस संभावना से मैं इनकार नहीं करता। क्या सर? हो सकता है कोई इससे बड़ा दिन और हो जाए। बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान के रेफरेंस में, बिल्कुल, उससे भी इनकार नहीं करते। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी 71 की सरेंडर्स की। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे तो वो ब्लैकआउट्स हुआ करते थे, तो वो युद्ध के वो दिन हमें उस तरह से। आप तो छोटे थे सर, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे सर। नहीं सर, और ये तो सर लेकिन याद सबको है वो घटना, बड़ी घटना। तो और वो जो सरेंडर हुआ, वो पिक्चर जो है, वो इमेज जो है, वो मतलब कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भी नहीं भूलनी चाहिए थी, क्योंकि ये सब कुछ बांग्लादेश के लिए किया। भारत तो निशानियां मिटा रहे हैं। भारत की मंशा कोई पाकिस्तान को टुकड़े करने की नहीं थी, वो बांग्लादेश के साथ खड़ा, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था उन लोगों के साथ खड़ा था कि भाई उनके खिलाफ जुल्म नहीं हो। और बांग्लादेश बनने, आप सोचिए 47 से 71 तक आते आते जो टू नेशन थ्योरी, जो रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान बना, वो फेल हो गया। जिसको अभी हमारे जो नए, क्या नाम है इनका, मुनीर साहब, वो याद कर रहे थे उस दिन की टू नेशन थ्योरी और हिंदू और मुसलमान। ये तो टू नेशन थ्योरी की सबसे बड़ी हार थी। सबसे बड़ी बात ये सर है कि 1962 में चाइना से एक शर्मनाक हार हुई थी हमारी। एक 62 की हार का हमारे ऊपर कलंक था। जवाहरलाल नेहरू की डेथ भी, ये कहा जाता है कि उस सदमे में भी जो चाइना से उनको धोखा मिला और हार हुई थी। 62 के बाद 71 का युद्ध 9 साल में, और उस समय इंदिरा गांधी कोई बहुत राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थी। 1969 में तो उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा था, कांग्रेस तोड़ के मतलब देश के अंदर वो सत्ता संघर्ष के अंदर लड़ रही थी, अपनी पार्टी से वो लड़ रही थी। 1969 में कांग्रेस
उसको दो फाड़ किया इंदिरा गांधी ने, खुद उस समय सरकार बनाई और 71 में ये किया। उसके बाद इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय हुई कि 72 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वो जीतती है इसके बाद तो उसके बाद इंदिरा गांधी का कद बढ़ा और संघ ने भी जो भूमिका निभाई है इसके अंदर कि भाई सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना कि इंदिरा गांधी जब 1971 का जब युद्ध जीता, गोलवलकर ने इंदिरा गांधी को बधाई दी तो इंदिरा गांधी ने जवाब में पत्र लिखकर भेजा था संघ को कि आपका भी जो सहयोग रहा है, करियप्पा ने कहा था कि जो संघ का सहयोग रहा है वह रिमार्केबल है। तो इंदिरा गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया, चाहे वो 1962 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, जहां जरूरत पड़ी है संघ के स्वयंसेवक वहां पर देश के साथ। देखिए 62 में हमें झटका लगा, लेकिन 65 और 71 बिल्कुल नजदीकी हुए उसके, लेकिन उसमें हमने किया। एक घटना और है, वो हमारे जो इस जीत के नायक थे, बाद में फील्ड मार्शल हो गए, सैम मैनेकशॉ, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, वो बहुत फेमस कहानी है। उन्होंने कहा कि जब ये सब लोग आ गए, बंदी बना लिए हमने, तो मैं इनको जहां रखा गया था, जिस कैंप में, इनको मैं देखने के लिए गया, पाकिस्तानी सैनिकों को मैं देखने के लिए किया कि इनके लिए इंतजाम कैसे हैं। तो इन्होंने एक को बुलाया, जो जेसीओ होते हैं उनको बुलाया, शायद नायब सूबेदार जो थे, तो उन्होंने कहा कि सूबेदार साहब क्या मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। भारत का फील्ड मार्शल पाकिस्तान के नायब सूबेदार से पूछ रहा है क्या मैं आपके जनरल थे, हाँ उस वक्त मैं क्या जाके देख सकता हूँ आप जहाँ रह रहे हैं। उन्होंने कहा साहब आइए। तो जाके देखा कहाँ सुलाते हैं, कहीं बिस्तर ठीक मिला हुआ है, खटमल वगैरह मच्छर वगैरह ज़्यादा तो नहीं लगते हैं, नहीं, खाना कहाँ बनाते हैं, खाना यहाँ बनाते हैं, सीख टाइम पे सब कुछ आपको रसद मिल जाती है, जिम मिल जाता है। फिर उन्होंने पूछा मैं आपकी लैट्रिन्स चेक कर सकता हूँ क्या, लैट्रिन्स चेक कर सकता हूँ क्या, वहाँ की साफ़ सफाई आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। वो जाके देखा और फिर उन्होंने कहा कि उस आदमी ने मुझे जाते हुए कहा कि साहब आज मुझे समझ में आ गया कि आप जंग क्यों जीते और हम जंग क्यों हारे, क्योंकि आपका अफसर और आपका सिपाही एक है, हमारा अफसर तो हवा में रहता है, उसको हमसे मतलब नहीं है। मानेकशॉ के और बड़े वो हैं, मानेकशॉ को जब ये कहा गया कि आप जाके सरेंडर लीजिए, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था 93,000 सैनिकों का, तो उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को लेना चाहिए क्योंकि उनकी जीत है और उनको भेजा। ये वेस्टर्न आर्मी, ईस्टर्न आर्मी कमांड, ये जीओसी थे। तो ये बड़ी बात है, वो लीडरशिप की बात है। और जिस तरह से सैम मानेकशॉ जो हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं अपने हिसाब से जंग लड़ूंगा। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी बताया कि भाई मैं इस समय जंग लड़ूंगा और इस समय मुझे जंग की जरूरत है, क्योंकि वो उस माहौल को जानते थे, उस मौसम को जानते थे। तो बड़ा ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप और एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी की जीत थी, जॉइंट वो है। तो ये इसलिए याद किया जाना। लेकिन आज आप देखिए, अब आज की खबरों पे आ जाते हैं कि कुत्ते की पूंछ 1 सदी भी रखो बोतल की नली में तो वो सीधी नहीं होगी। हाफिज सईद का खास और लश्कर तैयबा का आतंकवादी अब्दुल रऊफ, उसका एक बयान आजकल बड़ा चल रहा है, उसने खूब भारत के खिलाफ फिर जहर उगला। और आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि उससे पहले ये 71 का दिन याद करना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी होके हटा है और पाकिस्तान ने कहा था कि हम तो बड़े मासूम लोग हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। इस आदमी को भी कहा था कि ये इसका तो कोई रोल नहीं था, जबकि ये आतंकवादियों के जनाजे में दुआ पढ़ने वाला, जो जनाजे की दुआ होती है, पढ़ने वाला वो था। अभी क्या बयान दे रहा है कि दिल्ली को हम दुल्हन बनाएंगे। हमसे मक्की साहब ने कहा था कि दिल्ली फतेह करना है तो हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और ये हो करके रहेगा। मक्की कौन है? मक्की मर गया। मक्की है 26/11 का सबसे बड़ा गुनहगार, जो मुंबई में हमला हुआ था। इसकी बात सुन लीजिए जरा। इंशाअल्लाह अमीर मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, ये हो के रहेगा। और इंशाअल्लाह 50 साल तक हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। इंशाअल्लाह इतना मारा उनकी नस्लें याद करेंगी। ये राफेल शफेल तो कुछ नहीं, S-400 तो कुछ नहीं, उनके ड्रोन भी गए, उनकी टेक्नोलॉजी भी गई, उनकी एयरफोर्स की जरूरत नहीं कि कभी फिजा में आ सके। ये पता नहीं ये एक्चुअली क्या है, कई बार अफगानिस्तान से भी इनकी ट्रेनिंग होती है तो वहाँ अफीम बहुत होती है, तो ये डोज वोज ना लेता हो ये जो आदमी कह रहा था। हाँ सर। नहीं, ये उससे ऊपर का मसला है और वो जो डोज लेते हैं वो खतरनाक है। वो दुनिया में आतंकवाद का एक कहें कि मूल आधार है। वो दुनिया भर में लोगों का मजहब, धर्म, रिलीजन, जिस नाम से भी आप जानते हो, पूछ पूछ कर हत्या करने वाला है। वो अपने घर में महिलाओं का, बच्चियों का, रिश्तों का सम्मान न करने वाला है। वो कहीं भी अच्छी खासी जगह को, जिसको कहते हैं ना कि जन्नत ऊपर के लिए देखते हैं, जहां जन्नत हो भी उसको जहन्नम बना देने का नाम है। जो
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जब हमसे अलग हुआ था, हमारा हिस्सा था, तो वो बड़े सेंटर हुआ करते थे, बड़ी कमाल की जगहें हुआ करती थी, जीवंत हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गई। जो ज्ञान की जगहें थी वो खत्म हो गई। अब कुल मिलाकर उनके पास ये है कि फट जाएंगे, कहीं और जाके दब जाएंगे, इससे आगे अब उनकी सोच जाती नहीं। और मैं तो कभी कोई आश्चर्य में पड़ता हूँ कि पता नहीं ये लोग, मतलब जरा सा वो कह रहे दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास जो जगह है उसमें तो कुछ कर लेते। तुम्हारे लोग रोटी के लिए परेशान हैं, तुम्हारे लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, वहां तो जाके कुछ कर लेते। और इस तरह की तकरीर करते हो, इनको लोग सुनने वाले भी हैं, इनको लोग सुनते हैं और उस पर तैयार हो जाते हैं, और कोई आके हमारे यहाँ फट जाता है, कोई हमारे यहाँ आके तैयार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो मानसिकता है, इसको जरा दुनिया को, मतलब अभी बॉन्डी बीच हुआ, अभी हमारे यहाँ दिल्ली में हुआ था, और लगातार इस तरह की खबरें होती रही, और तब ये आता है तो लगता है ऊपर से हंसते हुए कह रहा है ये आदमी। मतलब क्या कहें, ये कुछ थोड़ा सा फिरा हुआ है, घूम गया है, कैसा है। ये पूरा मुल्क ही ऐसे है, और उस मुल्क में इस तरह के लोग भी हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुल्क के तौर पर खत्म होना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी उतना शुभ। अच्छा, ये अब जो तस्वीर अभी चल रही है इसका बता दूं मैं आपको। एक्चुअली इमरान खान की पार्टी ने अब वहां के ऑपोजिशन की और दलों के साथ एक गठबंधन बना लिया है, और पिछले साल जो हुआ था 26 नवंबर को पाकिस्तान में, कि इनके सारे इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है इनकी पार्टी के लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी थी। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और पुलिस वाले मारे गए थे, आम लोग से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे। 6-7 पुलिस वालों की मौत हुई थी। तो अब ये सोहेल आफरीदी हैं, ये पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने तो आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा अब मौत या आजादी नारा लगवाया, मौत या आजादी, मौत या आजादी नारे लगवाए लोगों से, कि अब हम अगर डी चौक गए, डी चौक इस्लामाबाद का वो है एरिया है, जैसे हमारे यहाँ यूटियन जोन कहते हैं ना, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, डिप्लोमेटिक एनक्लेव। तो वहां पर इन्होंने कहा अब की बार अगर हम डी चौक गए तो या तो इमरान खान को लेके लौटेंगे, नहीं तो कफन में लिपट कर आएंगे। आप लोग डी चौक कर रहे हैं। कुछ टाउट्स जो रात को मीडिया पर बैठते हैं, वो हमें डराते हैं कि गोलियां चलाई जाएगी, गोलियां मारी जाएगी। डरते हो, डरते हो। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ये जो बातें हो रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं आज का भी आपको एक अपडेट दे दूं कि आज भी 2 बजे इन्होंने अडयाला जेल के बाहर जमा होने की कॉल दी हुई थी इमरान खान की पार्टी के लोगों ने। लेकिन क्या वाकई अब इमरान खान के पार्टी समर्थक एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं? और वहाँ जो आंदोलन होता है वो हिंसक ही होता है, वहाँ हमारे तरह गांधी जी की आदर्शों पे आंदोलन नहीं होते, वहाँ गोली चलनी तय है। तो क्या एक बार फिर उस ओर पाकिस्तान बढ़ रहा है? अब अगर ये लोग हजारों लोग लेकर के इस्लामाबाद पहुंच गए तो आप सोचिए क्या नज़ारा वहां पर होगा। क्या उसकी भूमिका धीरे धीरे बनती जा रही है? क्योंकि हम ही लोग ये बात कर रहे थे ना कि अरे भाई, तुमने इमरान खान से मिलने के लिए 10 दिन 15 दिन तक तो तुम लोग वहाँ जेल के बाहर प्रदर्शन करते रहे, फिर उठ के सब घर चले गए। इतना एक अगर कोई आंदोलन करना था तो वो सबसे अच्छा मौका था। लेकिन ये आंदोलन की भूमिका ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बन रही है। इमरान खान को लेकर के उनकी पार्टी अब एक इस्लामाबाद को घेरने का दोबारा मन बना रही है। वैसे भी पीटीआई का हब है खैबर पख्तूनख्वा, और जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं बहुत ज़्यादा वोकल हैं इस मामले को लेकर। दूसरी तरफ आप ये भी देखें, यूनाइटेड नेशंस में भी इस बात का जो है वो जिक्र हो रहा है, भारत ने भी किया है कि जिस तरह से इनह्यूमन तरीके से इमरान खान को रखा गया अंदर, उसको जो है हटाया जाना चाहिए, उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। एक तरफ आप जो है आसिम मुनीर को जो है तरह तरह की जो है वो कह रहे हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, दूसरी तरफ इमरान खान को किस तरह से जेल में रखा हो। ये सारी बातें अब इंटरनेशनल स्तर पर हो रही हैं, और इंटरनेशनल दबाव भी इस वक्त पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो बात हो रही है कि वो वहाँ पे जाके प्रदर्शन करेंगे, और ये काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हो सकता है जिस तरह से हमने पहले भी देखा है, और ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती। नहीं, आप त्रिपाठी जी ने एक बार कहा था कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, मतलब अपॉर्चुनिटी खो दी इमरान की पार्टी ने। अब तो ये कहने लगे, डी चौक की बातें होने लगी, इस्लामाबाद घेरने की बातें होने लगी। नहीं, ये बेहतर तरीका है और ठीक बात है। मुझे ये उस वक्त लगा था, और मैंने ये कहा था कि आपको अडियाला जेल अब नहीं आना है, अब आपको जहां है वहीं प्रदर्शन करना है।
प्रदर्शन को इतना बड़ा बनाना है कि जब आप उसको लेकर आगे बढ़ें तो सरकार की मशीनरी फेल हो जाए, सेना की मशीनरी फेल हो जाए। ये सुनते हुए लगेगा क्या मैं भड़काने वाली बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अभी अगर अपना मुल्क बचाना है तो उन्हें भड़कने की ही आवश्यकता है, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपकी सरकार है वहां लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वहां तो तुम हो ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर इस मूवमेंट को इस्लामाबाद, कराची वहां पहुंचा पाए तब इसका मतलब होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इनको हर हिस्से में इस तरह के आंदोलन, इस तरह के मूवमेंट करने पड़ेंगे जिससे एस्टेब्लिशमेंट को समझ में आए कि बात हाथ से निकल रही है। अरे अभी जैसे राहुल जी ने बताया कि यूनाइटेड नेशन से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा है कि बहुत खराब इनह्यूमन कंडीशंस में आइसोलेशन में रखा गया है जेल में 2.5 साल से इमरान खान को, तो उनको रिहा किया जाए। जमाइमा खान जो उनकी पूर्व पत्नी हैं और उनके 2 बेटे जो हैं वो लंदन में रहते हैं, वो भी अपने पिता की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं। इन्होंने एक्स पर सीधे एक्स के मालिक एलन मस्क को टैग करके कहा है कि मैं जो लिखती हूँ वो बात वो म्यूट हो जाती है, मतलब वो रीच ही नहीं है पाकिस्तान में, वो बात पहुंचती ही नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सारे मीडिया पर इमरान खान का नाम लेने तक पर बैन है, इसीलिए एक सोशल मीडिया ही तरीका है जहां हम इमरान खान के लिए आज़ादी की मांग उठा सकते हैं, और वो भी पाकिस्तान में हम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने तो ये लिखा है कि ये अ पर्सनल प्ली टू एलन मस्क, मेरे 2 बेटे हैं, वो अपने पिता को देख भी नहीं पा रहे, बात भी नहीं कर पा रहे, 22 महीने से वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। एक्स ही एक जगह है जहां मैं दुनिया को बता सकती हूं कि मेरे पूर्व पति को पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए गए हैं। फिर आगे इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने कहा कि मैंने ग्रोक से पूछा कि पाकिस्तान में मेरे ट्वीट्स क्यों, उसकी रीच क्यों नहीं बढ़ रही है, तो ग्रोक ने मुझे जवाब दिया, ये इन्होंने एलन मस्क को लिखा है, ग्रोक ने मुझे बताया कि आप जब भी इमरान खान की हालत, जेल में कैसे रखा गया है या आपके बच्चे बात नहीं कर पा रहे, ये बातें कहती हैं, तो जो एल्गोरिथम है एक्स का वो आपकी पोस्ट को लिमिट कर देता है। मतलब पाकिस्तान की सरकार ही ये करती है। पाकिस्तान की सरकार ने वो सारे अकाउंट्स जो इमरान खान की बात करते हैं उन सबको लगभग म्यूट करवा दिया, और ये एक्स ने कर दिया। इसकी शिकायत जमाइमा जो है वो एलन मस्क से कर रही है। समीर जी, ठीक है, उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एलन मस्क क्या करेंगे भाई? जब तक आप उनके अकाउंट को तो म्यूट कर सकते हो, लेकिन जनता को तो म्यूट नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते सर? इनसे जो पहले वाले इनसे जो सीईओ होते थे, जैक क्या नाम था उनका, वो जब भारत सरकार ने कुछ अकाउंट्स को बंद करने की बात की थी तो उन्होंने मना किया था। यहाँ इमरान खान के सपोर्टर्स के अकाउंट्स कैसे म्यूट हो सकते हैं? अकाउंट थोड़ी बंद किया है, पीटीआई का अकाउंट चालू है, बाकी सब अकाउंट चालू है, किसी का अकाउंट बंद नहीं किया। रीच कम हो गई, अब रीच कम हो गई, इसके लिए सरकार ने जरूर किया होगा, लेकिन इमरान खान के जो पार्टी के लीडर्स है सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, तमाम तरह के उनके स्पीचेस आती है, वहां रोक टोक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एलन मस्क से ज्यादा पाकिस्तान की आवाम जो इमरान खान को बाहर देखना चाहती है, उसको स्वस्थ देखना चाहती है, इतने लंबे समय से इंतजार क्यों कर रही है? 800 दिन से ज्यादा हो गए इमरान खान को जेल के अंदर, और जब उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया गया उसके बाद से इमरान खान के समर्थक क्या कर रहे हैं? उनकी बहनें मिलकर आ गई, उसके बाद आप सब शांत हो गए। लगातार आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर को घेरना पड़ेगा, वहां सब कार्यकर्ताओं को जाना पड़ेगा, और दबाव सरकार पर जनता बनाएगी कि इमरान खान को आप छोड़ा जाए। जनता के दबाव से इमरान खान छूट सकते हैं, एलन मस्क को शिकायत करने से या कहीं और ट्वीट करने से इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। जनता जब सड़कों पर उतरेगी तभी इमरान खान का भला होगा। मुझे तो लग रहा है सर अब वहां ऐसा माहौल बन गया है कि जनता बाहर जरूरी बनना चाहिए, मुझे लग रहा है।